हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखते हैं, देखो टीडीएस में इन्होंने बेसिकली 5 नोटिफिकेशंस लेकर के आए हैं और ये 5 नोटिफिकेशंस अलग अलग तरीके से क्या बात करती हैं वो हमको देखना है। आप लोगों को जो याद रखने वाली चीज़ है वो जैसे ही मैं ये सारा पढ़ाऊंगी तो टू द पॉइंट आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप समझो कि नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, ठीक है। सो ये नोटिफिकेशन जो है पहला ये कहता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस। सो जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं कौन से, ये सारे जो यहाँ सेक्शंस में बात की गई, ठीक है, इन सारे सेक्शंस की नॉन एप्लीकेबिलिटी होगी किसमें, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, वो पेमेंट्स कौन सी हैं, ये सारे के सारे इन पेमेंट्स को लेकर के ये पर्टिकुलर सेक्शंस अब से नॉन एप्लीकेबल हो जाएंगे। किन के लिए, टू स्पेसिफाइड यूनिट्स, कोई भी स्पेसिफाइड यूनिट्स नहीं, स्पेसिफिकली विच आर लोकेटेड इन आईएफएससीज, ठीक है। आईएफएससीज में जो लोकेटेड स्पेसिफाइड यूनिट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बैंकिंग यूनिट बात करूं तो बैंकिंग यूनिट तो हमको ऑल ओवर इंडिया बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करें तो हम किसकी बात करें, जो आईएफएससी में लोकेटेड बैंकिंग यूनिट्स हैं, अगर उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ईसीबीज या लोन पे, या उनको प्रोफेशनल फी रिसीव हो रही है, या रेफरल फी है, ब्रोकरेज है, कमीशन है ऑन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग, तो फिर ये सारे रिसीट पे जो अब तक टीडीएस डिडक्ट हो रहा था वो अब नहीं होगा। ऐसा क्यों, तो बेसिकली आप लोगों को पता है आईएफएससीज के पास ना 80 LA की डिडक्शन अवेलेबल है, ठीक है। इस डिडक्शन की वजह से 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक इनकी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। अब वहां तो इनकम एग्जम्प्ट कर दी और यहाँ पे जब उन्हें रिसीट हो रही है टीडीएस कट रहा है, तो हो क्या रहा था कि यहाँ से जो टीडीएस डिपॉजिट हुए जा रहा है हुए जा रहा है हुए जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके कैश फ्लो को हैम्पर कर रहा है ना, पैसा तो ब्लॉक हो ही रहा है। तो फिर वो लोग रिफंड के लिए डालते थे, तो यहाँ पे उनकी कंप्लाइंसेस भी बढ़ रही है। तो आईएफएससी का जो मेन मकसद था ना कि कंप्लाइंसेस को ईज करना, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो खुशी खुशी आए, खूब इन्वेस्टमेंट्स करें और उनको टैक्स फ्री सारी इनकम हम दे दें, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा था, वो लोग इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिजिंग कर दी है। अब जो एक्चुअल में लॉ था ना उसको कंप्लीट कर दिया गया है कि जब इनका टैक्स बनता ही नहीं तो टीडीएस क्यों काटना है भाई, है ना। सो यहाँ इन्हें इन टीडीएस के सेक्शन से छूट मिल गई, अब इन लोगों के टीडीएस नहीं कटेंगे। तो ये थी बैंकिंग यूनिट। अब इनको याद करने का तरीका, ये 14 एंटिटीज हैं, ठीक है, और ये इनकम्स हैं इन लोगों की जो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन हम बात करें तो ये यूनिट स्पेसिफिक और इनकम स्पेसिफिक है। तो बैंकिंग यूनिट की भी अगर इन 3 फैक्टर्स के अलावा कहीं से कोई रिसीट आ रही है तो उसके टीडीएस का यहाँ जिक्र नहीं है, वहां तो कटेगा, ठीक है। नहीं कटेगा तो किसके रिस्पेक्ट में, इन 3 रिसीट्स के रिस्पेक्ट में। और किसका, द बैंकिंग यूनिट्स। तो ये ब्लैंकेट नहीं है, एक ब्लैंकेट एग्जाम्पशन नहीं है ये, है ना, कि आप सबको दे दी गई है कि आपके टीडीएस नहीं, ये पर्टिकुलर यूनिट्स का फॉर पर्टिकुलर रिसीट्स, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट नोट, ठीक है। अब बात ये है आप लोगों को ये 14 की 14 जो यूनिट्स हैं ये याद रखनी, कैसे रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें आईएफएससी की तो ऑलमोस्ट सभी जो भी यूनिट्स यहाँ पे हैं वो सब फाइनेंस को ही केटर करती हैं। तो बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, फाइनेंस हो गई, फंड हो गया, ब्रोकर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टोडियन, क्रेडिट रेटिंग, इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर। तो ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ पर्टिकुलर तरीके की ही एंटिटीज है, ठीक है। अब बात आती है इनकी रिसीट्स की, उसको कैसे याद रखेंगे मैम, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बैंकिंग यूनिट, फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस यूनिट, ये तीनों की तीनों का जो नेचर है ऑलमोस्ट रिसीट का ऑलमोस्ट सेम है। देखो इन्हें इंटरेस्ट आ रहा है ईसीबी लोन से, इसे भी इंटरेस्ट आ रहा है ईसीबी एन लोन से, इसे भी इंटरेस्ट आ रहा है ईसीबी लोन से, ठीक है। इनको प्रोफेशनल रिसीट आ रही है क्योंकि ये बैंकिंग यूनिट्स हैं, इनको डिविडेंड इनकम आ रही है, इनको भी डिविडेंड इनकम आ रही है, इनके पास रेफरल फी है, ब्रोकरेज है, कमीशन ऑन फैक्टरिंग एंड फॉलेटिंग है, तो इनके पास भी कमीशन ऑन फैक्टरिंग एंड फॉलेटिंग सर्विस है, सेम फॉर कमीशन फैक्टरिंग फॉलेटिंग सर्विसेज है, ठीक है। सो ये दोनों तो हो गए। अब बात आई इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी ऑफिस को क्या मिल रहा है, इंश्योरेंस कमीशन। सो फिर इंश्योरेंस को इंश्योरेंस से रिलेटेड ही जो कमीशन मिलेगा सिर्फ उसी की हम बात कर रहे हैं, हम दूसरे की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, है ना। इसका मतलब कोई और रिसीट होगी, इनको किसी तरीके का इंटरेस्ट आ रहा होगा, नहीं, इनका वहां पे डिडक्शन टीडीएस का होगा, ठीक है।
टीडीएस डिडक्ट होगा। अब फंड मैनेजमेंट एंटिटीज की बात करें तो इनको क्या मिल रही है, प्रोफेशनल फी, राइट, तो उस पर बात हो रही है। ब्रोकर डीलर्स को डिविडेंड की इनकम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी से रिलेटेड जो फीस मिल रही है, ठीक है। रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमीशन से रिलेटेड जो फीस मिल रही है। कस्टोडियन की बात करें तो कस्टोडियन को किस तरीके की रिसीट्स होती हैं, प्रोफेशनल फी, कमीशन फी, तो ये दोनों यहाँ कवर हुई हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो इन्होंने क्रेडिट रेटिंग करके जो फीस ली है उसकी बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जो फी है। डिबेंचर ट्रस्टीज की बात करें तो ट्रस्टीशिप की जो फी है उसकी बात हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज की बात करें तो कमीशन इनकम जो होगी उसकी बात हो रही है। फिनटेक एंटिटीज जो है उसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल फीस, यही दो तरीके की मोर और लेस इनके पास रिसीट्स होती हैं, और जो कमीशन इनकम है। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है टू लर्न, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके नाम से जुड़े हुए कमीशन या फीस, ये दो ही तरीके की चीज़ें हमें दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ तक डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट की बात है तो वो हमको कहाँ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग यूनिट, फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस यूनिट्स में, ठीक है। तो ये 14 यूनिट्स जो हैं इनके रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है ना, राइट। अब ये जो इन्होंने किए हैं ये ऐसे ही मुफ्त में नहीं किए हैं कि आओ और ले जाओ, दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है, ये कैसे करेंगे मैम, देखो ये कंडीशन कहीं ना कहीं इन सेक्शंस में ही छुपी हुई है। क्या है कि ATLA को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो इसी को लेके सारी की सारी कंडीशन है। वो कहता है कि जो पेई है ना उसे स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन देना होगा पेयर को, कि डिक्लेयरिंग द 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर फॉर विच डिडक्शन अंडर ATLA इज ऑप्टेड। ये उसको स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब वो दे रहा है तो ऐसे ही पकड़ा दे, मैंने निकाला प्रिंट और दे दिया, नहीं, इट शुड बी वेरीफाइड, और इसमें फर्निश करना होगा ईच प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू दी 10 असेसमेंट ईयर्स। साथ में ये जो फर्निश किया है ना, ये वेरीफाइड और फर्निश तो है, लेकिन कब तक, ये जब भी वो TDS डिडक्ट करना रोकेगा ना उससे पहले ये डिक्लेरेशन इसको रिसीव हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने फ़ोन घुमवा दिया कि चलो भाई फ़ोन कर दो, हम डिक्लेरेशन भेज रहे हैं, TDS ना काटे ना, यहाँ मुझे डिक्लेरेशन रिसीव होगा और वहाँ उसके बाद की जो भी TDSs होंगे वो नहीं डिडक्ट होंगे, ठीक है, ये मैंडेट है। अब ये जो TDS डिक्लेरेशन इसने ले ली और ये TDS नहीं काटा, गवर्नमेंट को कैसे इन्फॉर्म करेगा, तो जो पेयर है उसको नॉन डिडक्शन ऑफ TDS ये TDS स्टेटमेंट में मेंशन करना होगा। उसको ये स्टेटमेंट में सारी डिटेल्स डालनी होगी कहाँ कहाँ उसने TDS नहीं काटा है। TDS की एग्जाम्शन वैलिड होगी सिर्फ 10 डिक्लेयर्ड असेसमेंट ईयर्स के लिए। अगर 10 असेसमेंट ईयर से आप बियॉन्ड चले गए हो तो फिर आपके ऊपर TDS बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे नॉर्मल सब पे लगता है, ठीक है। आप नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर फॉल करोगे, नॉट द स्पेसिफिक वन। इज दीज कंडीशन वेरी डिफिकल्ट, नहीं, ये सारे कहीं घूम रहे हैं ATLA के पास। सबसे पहले तो क्या कर रहा है, वो कह रहा है पेई को ना डिक्लेरेशन देनी होगी, ठीक है, वो डिक्लेरेशन वेरीफाइड होनी चाहिए, और वो डिक्लेरेशन मिलने के बाद TDS डिडक्ट नहीं होगा, उससे पहले नहीं, बाद में, वंस रिसीव्ड, वो उसके पास रिसीव्ड कंफर्मेशन होनी चाहिए फिर। और जब वो डिडक्ट नहीं कर रहा है TDS तो ये उसे स्टेटमेंट में मेंशन करना होगा कि किन किन के TDS उसने डिडक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ वो 10 साल का ही बेनिफिट है, तब तक ही कर सकता है, उससे पार निकलने के बाद जो नॉर्मल TDS प्रोविजंस है वो ही प्रिवेल करेंगे। क्लियर है। तो ये सारी कंडीशंस है जो हमको फॉलो करनी है। आई होप द फर्स्ट नोटिफिकेशन इज क्लियर टू एवरीवन। जो नेट सेकंड नोटिफिकेशन है ना, ये बहुत सिंपल सी है, पर्टिकुलरली एक यूनिट की बात करता है। सो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी करा रहा है, ठीक है, सेक्शन 197A1D अप्लाई करेगा एंड सेक्शन 1015(8) अप्लाई करेगा। किस पे अप्लाई करेगा, IFSC बैंकिंग यूनिट्स जिसको भी इंटरेस्ट पे करते हैं उन पे, ठीक है। तो मैम आप तो कह रहे थे छूट छूट और छूट, ये सिर्फ नोटिफिकेशन छूट की बात कर रहे हैं, हाँ जी। 197A1D जो बात करता था, ये क्या कहता था, जो भी नॉन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं उनको उनके डिपॉजिट या बोरोइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट थे, ठीक है, उसके ऊपर TDS नहीं काटे जाएंगे। ये कब आया था, 1/4/2005 को, राइट। लेकिन ये किससे रिलेटेड था, ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट।
सो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स अगर किसी नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के डिपॉजिट या बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रही थी तो वहां टीडीएस नहीं काट रही थी। क्यों? कॉज ऑफ दिस सेक्शन 197A1D। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की जो इनकम थी उनको एग्जम्पशन मिली हुई थी, है ना, क्या? 10, 15, 8 में। सो अब ये दोनों सेक्शंस अप्लाई कर जाएंगे आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स पे भी। ये अलग से लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो ओरिजिनल सेक्शन था ना, ये बात करता था ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की। ठीक है, बट ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स और आईबीयूज, जिसको मैं यहाँ कह रही हूँ, मतलब आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स, आर दे बोथ सेम? ये क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं थी, इसको कहीं पे भी क्लियर नहीं किया गया था। इस वजह से सारा कंफ्यूजन था। सिर्फ इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर ने सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ हमें दी है कि आईबीयूज जो है ना, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स जो हैं वो क्वालिफाई करती हैं एज एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट अंडर सेक्शन 2U ऑफ SEZ एक्ट 2005। ठीक है, 2005 में जब ये पर्टिकुलर दो चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी ताकि नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स को बेनिफिट दिया जा सके, तो उन्होंने बेसिकली ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स को डिफाइन किया था। कहाँ डिफाइन किया था? SEZ एक्ट में। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन था सेक्शन 2U। क्या मैम हमें भी याद रखना है? नहीं, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि नाउ with this circular IBUs is equal to OBUs। सिर्फ ये याद रखना है, बट आपको कहानी पता रहेगी तो आपको याद रहेगा। सो यहाँ पे जो SEZ था उसकी डेफिनेशन 2U कहती थी कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स क्या होंगी? जो लोकेटेड होंगी SEZ में और जो ऑपरेट करेंगी अंडर RBI परमिशन। ठीक है, सो इनको हम बोलते थे। तो अब हमें यहाँ पे देखना है आईबीयूज के ऊपर ये टेस्टिंग लगा के कि आईबीयूज भी यही है क्या? तो क्या आईबीयूज भी यहाँ पे SEZ में लोकेटेड है? यस, आईएफएससी जो है वो SEZ है, राइट। क्या वो आरबीआई की परमिशन से ऑपरेट हो रहे हैं? द आंसर इज यस, वो भी आरबीआई की ही परमिशन से ऑपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं आईबीयू और ओबीयू को एक ही बात कह सकती हूँ? यस। तो हमने यहाँ से इस लीगल बैकिंग को यूज करके इन दोनों को सेम कर दिया। अगर सेम है दोनों तो जो बेनिफिट्स ओबीयूज को थे वो आईबीयूज को भी शिफ्ट हो गए। ठीक है, बस ये इतनी सी ही आप लोगों की सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर कहता है सेक्शन 197A1D जो टीडीएस की एग्जाम्पशन की बात करता है और ये जो इनकम की एग्जाम्पशन की बात करता है, ये आईबीयूज चाहे वो ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक्स है या फॉरेन बैंक जो सेटअप है आईएफएससी में विद इन दी SEZ एरिया अंडर आरबीआई स्कीम डेटेड 1/4/2015, और वहाँ पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कर रहा है, किस चीज़ पे? डिपॉजिट्स या बोरोइंग रेस पे, तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा आईबीयूज की तरफ से। ठीक है, सच इंटरेस्ट इज फुली एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से इस सर्कुलर से सिर्फ एक टेक अवे है हमारे पास, वो क्या है? नाउ ऑनवर्ड्स आईबीयू इज इक्वल टू ओबीयूज, और जो 197A1D के बेनिफिट्स थे, 10, 15, 8 के बेनिफिट्स थे, वो अब एज इट इज इनको भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली पहले वाली की बात करें हम, सो यहाँ पे भी आईएफएससी को टीडीएस से बेनिफिट दिया गया, यहाँ नॉन एप्लीकेबिलिटी करके किया गया, यहाँ एप्लीकेबिलिटी करके सेकेंड वाले केस में, और इसे आईएफएससी यूनिट्स को बेनिफिट दिया गया। ठीक है, चलिए। तो यार मैम यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन था, एक सर्कुलर दिया गया है कि ये दोनों यूनिट सेम होंगी, तो इसके लिए कोई कंडीशनिंग नहीं करेगा। अब थर्ड हमें कहता है नॉन एप्लीकेबिलिटी, कि जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194N है वो नॉन एप्लीकेबल होगा कैश विड्रॉन बाय पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स। ठीक है, एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है। सबसे पहले 194N क्या कहता था? ये कहता था कि 2% का टीडीएस कटेगा कैश विड्रॉल पे अगर 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉल करेगा कौन? जर्नल केसेस, और 3 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल अगर करेंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। कौन डिडक्ट करता था? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, राइट। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? फिर हमको ये नोटिफिकेशन क्यों लाना पड़ा? हमको ये नोटिफिकेशन लाना पड़ा इन लोगों के लिए,
राइट? क्योंकि हमारे पास ये सारे के सारे लोगों की जो इनकम है वो भारत में टैक्स नहीं हो सकती बाय इफेक्ट ऑफ दीज लीगल प्रोविजंस, है ना? डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक्ट 1972 एंड यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947, इनके तहत इन एंटिटीज की जो भी यहाँ पे भारत में टैक्स बनेगा उससे ये एग्जम्प्ट है, इनको भारत में टैक्स नहीं देना। अब अगेन वही बात है जो हम पहले दो प्रोविजंस में कर रहे हैं कि टैक्स देना नहीं है बट टीडीएस कट रहा है, फिर क्या सेंस बनती है? बेसिकली उसका रीज़न होता है, जो टीडीएस हम काटते हैं उसका रीज़न ये होता है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट की नज़र के नीचे से एंट्रीज निकल जाएं, ट्रांजेक्शन्स निकल जाएं, इवन दो टैक्स पे नहीं कर रहे बट ट्रांजेक्शन क्या थी, ठीक है, उस आइडिया के लिए ये थीम है। आप लोग ये मत सोचना कि ये तो पूरा टीडीएस ही गलत है ना? काफ़ी बच्चे तो कहने ही आ जाएंगे तो टीडीएस ही गलत है, नहीं, ये मेन एम होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो डिप्लोमेट्स थे, ठीक है, जो फॉरेन रिप्रेजेंटेशंस ड्यूली अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या डिप्लोमेटिक परमिशन के लिए, मिशंस के लिए जो आए हैं, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉन्सुलेट्स हैं या ऑफिस ऑफ ऑनररी कॉन्सल्स हैं, ये सब कौन है? डिप्लोमेट्स हैं। तो इनको भारत में टैक्स नहीं देना, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था कि चांसेस थे कि इनका 194N में टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन को कैसे याद रखना है कि 194N जो कि कैश विड्रॉल पे टीडीएस की बात करता था। अब मैम क्या कोई लिमिट को देखना है? नहीं, ये लिमिटलेस है, इनकी कितना भी विड्रॉल होगा, ये 10 करोड़ भी विड्रॉ करते हैं तो इनके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका यही एम है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे कोई भी किसी तरीके की कंडीशंस अगेन नहीं है। अब हम बात करते हैं फोर्थ नोटिफिकेशन की, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 4 नोटिफिकेशंस हैं और मैंने यहाँ करते वक्त इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है ताकि आप लोगों के लिए इजी टू रिमेंबर रहे, ठीक है। यहाँ ये बात करता है persons notified by the central government on payment to whom no tax is required to be deducted at source, ठीक है। सो हम पहले 3 नोटिफिकेशंस की बात करते हैं। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। और इनको क्यों मिला है ये एग्जाम्पशन? ये क्योंकि 1046B में ऑलरेडी एग्जाम थे। अभी हम तीनों जिनकी बात कर रहे हैं ना, 1046B में इनकी एग्जाम इनकम्स जो थी ऑलरेडी टैक्स एग्जाम थी। अगेन सेम स्टोरी है कि टैक्स एग्जाम्पशन थी बट टीडीएस डिडक्ट हो रहा था। तो फिर इसको अब हमने क्या कर दिया है कि आपका टीडीएस भी अब डिडक्ट नहीं होगा। हम मैम इस नाम को कैसे याद रखेंगे? ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, किसके लिए? स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। और इसको आप याद ऐसे रख सकते हो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का पूरा फोकस था कि ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं या माइक्रो, इन लोगों को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके, ठीक है, इनका बिजनेस ग्रो कराया जा सके ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और भारत में ही काफ़ी सारे प्रोडक्ट बने जिसको हम लोग यूज़ करें। मेड इन इंडिया, दैट कॉन्सेप्ट। तो आप इसे मेड इन इंडिया से याद रख सकते हो। तो मेड इन इंडिया बड़ी कंपनी से तो आता ही है लेकिन ज़्यादा आता है छोटे छोटे एंटरप्राइजेस से। तो इन नोटिफिकेशन है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के लिए, ठीक है। A company wholly financed by central government for managing central government funds as per section 1046B, ठीक है। ये भी पूरी तरीके से इनकम एग्जम्प्ट है, ये भी पूरी तरीके से इनकम एग्जम्प्ट है। सो यहाँ पे जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनीज है जो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में आती है, अब इनका भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज एनी क्रेडिट गारंटी फंड wholly financed by central government and managed by NCGTC, मतलब कि जिसको पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और इससे कंट्रोल होती है एनसीजीटीसी से, लेकिन कोई भी क्रेडिट गारंटी फंड, राइट, ठीक है। तो अब बी में ये क्या बात कर रहा है? यहाँ पे देखो हम लोग आईएफएससी को ना ऑलमोस्ट सब जगह से निकाल चुके हैं। हमने कहा आईएफएससी को जो भी इनकम रिसीव हो रही है ना, यहाँ पे जो भी रिसीट हो रही है पीएनएल में, उस रिसीट में ये पर्टिकुलर तरीके की रिसीट्स को भी टीडीएस से बाहर रख दिया हमने। रीजन क्या रखा हमने? हमने कहा कि भाई उनकी इनकम टैक्स नहीं हो रही 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए, ठीक है, तो हम उन 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के रिस्पेक्ट में टीडीएस नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे सेम चीज पे बात कर रहा है बट बात थोड़ी डिफरेंट तरीके से हो रही है। यहाँ इनकम की बात नहीं हो रही है, कह रहा है कि आईएफएससी यूनिट अगर किसी को गुड सेल कर रही है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलर है। अगर ये किसी को गुड सेल कर रही है, सो 194 क्यू के अंदर सर्टेन कंडीशंस थी जहां पे कि जो बायर है उसको भी टीडीएस काटना होता है ना। तो वो कह रहा है कि अब क्योंकि आईएफएससी यूनिट तो टैक्स ब्रैकेट से बाहर है भाई, उसको टैक्स देना ही नहीं है, एग्जाम्पशन है उसके पास, तो फिर उसका टीडीएस आप नहीं काटोगे इवन दो दोज कंडीशंस मेट। ठीक है, आपको यहां से सिर्फ और सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि सबके लिए एप्लीकेबल है। आईएफएससी यूनिट्स के लिए 194 क्यू का टीडीएस नहीं होगा, बट कब से नहीं होगा? 1/1/2025 से। पहले होता था क्या मैम? यस होता था, बट क्योंकि ये अगर उस 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के अंदर है, ठीक है, तो फिर ये क्या करते थे? रिफंड के लिए अप्लाई करते थे, पैसा लेते थे। वही सारी कहानी जो अभी तक मैं आप लोगों को सुना रही थी, आप लोगों को भी रट गई होगी, है ना, मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। तो अब ये चाहते हैं कि वो सारे प्रोसेस को रोक दिया जाए, अब हम टीडीएस ही ना काटने दे। तो बायर को यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम आईएफएससी यूनिट्स, तो जो पेमेंट होगी परचेज ऑफ गुड्स उस पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्यों रखी गई होंगी यहाँ पे सोचो, क्योंकि कंडीशंस तभी तक है जब तक आप उस 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में, मतलब 80 LA के अंदर हैं। अगर वो सेक्शन आपको अभी भी कंट्रोल कर रहा है तो इसकी बात हो रही है। मींस अगर आपके 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स खत्म हो गए, फिर ये सारे के सारे जो नोटिफिकेशंस हैं ये आप पे अप्लाई नहीं करते। तो सेम कंडीशंस है जैसे कि हमने पहले वाले में पढ़ा था। सेलर फर्निश करेगा स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन दिस, ठीक है, फॉर 10 असेसमेंट ईयर्स। बायर रिसीव करेगा दिस बिफोर पेमेंट, इसे ये कंफर्मेशन पहले रिसीव करना पड़ेगा और उसके बाद ही टीडीएस नहीं काटेगा, सिर्फ फोन से या फिर जान पहचान से नहीं ऐसा होगा, ठीक है। बायर रिपोर्ट करेगा दीज ट्रांजेक्शन इन टीडीएस स्टेटमेंट, उसे रिपोर्ट करना होगा। और फोर्थ इसमें आप चाहें तो साथ में अटैच कर सकते हैं, वंस द 10 ईयर्स आर कंप्लीटेड तो विद द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ 194 क्यू विल अप्लाई, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीडीएस का लास्ट वन, ये जो फिफ्थ नोटिफिकेशन है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये कहता है पर्सन्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट not to be considered as buyer for the purpose of collection of TCS 206C1H। आप लोगों को पता है ना, जो हमने ये ऊपर सेक्शन पढ़ा 194Q, सेम 206 206C1H, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इवन दो, है ना। इस सेक्शन के तहत कंपल्शन होती थी टीसीएस काटने की, है ना, उसकी भी कुछ कंडीशंस थी। अगर वो कंडीशंस मेट होती थी तो सेलर जो होता था वो टीसीएस डिडक्ट करता था। अब यहाँ पे कुछ पर्सन्स को नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि इस सिचुएशन में जो बायर हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। कौन हो सकता है बताओ, गेस मारो, कौन होगा वो आदमी जिसको बायर नहीं कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि जिसे यहाँ अगेन 206C1H से रिलीफ मिल रहा होगा। कौन होगा वो? हम तो सोच ही नहीं सकते। दे आर नो वन बट दी आईएफएससी, ठीक है। तो आईएफएससी यूनिट अगर बायर है, गुड्स परचेज करती है, तो 206C1H की जो भी कंडीशंस बन रही हैं उसको हमें इग्नोर करना है एंड हम यहाँ पे इनका टीसीएस नहीं डिडक्ट करेंगे, राइट। ये भी कब से है? 1 जनवरी 2025। ये भी कब से था? 1 जनवरी 2025। इसका मतलब इससे पहले वाले सिनेरियो का अगर बात होगी तो क्या टीसीएस होगा? यस, उससे पहले होगा। नोटिफिकेशन कब आया है? 1 जनवरी 2025। तो इसके बाद से अब यहाँ पे टीसीएस भी नहीं डिडक्ट होगा। तो ये दोनों तो बेसिकली नथिंग बट द सेम वन है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जब वो अगर आप बायर हो आईएफएससी से, मतलब आईएफएससी अगर सेलर है, यहाँ पे क्या है? आईएफएससी अगर बायर है, तो दोनों ही केस में उसके ऊपर टीसीएस और टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। कंडीशंस क्या है? क्या यहाँ कंडीशंस होंगी? ऑफ कोर्स, जहाँ पे भी 80 LA की वजह से आपको कोई टीडीएस बेनिफिट मिल रहा है वहाँ सब जगह आपको कंडीशन फॉलो करनी है। सो वही अगेन सेम टू सेम देखो, ठीक है, ये चारों कंडीशन सेम है, ये कंडीशंस आपको लिखनी है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टीडीएस, ठीक है। एक फास्ट रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद रहे। सबसे पहले सिनेरियो में टोटल तो हमारे पास 5 नोटिफिकेशंस हैं टीडीएस को लेकर के। पहली नोटिफिकेशन बात करती है कि अब से ये पर्टिकुलर टीडीएस की नॉन एप्लीकेबिलिटी होगी इन 14 यूनिट्स को विद द रिस्पेक्टिव रिसीट जिनका हमने यहाँ जिक्र किया है, ठीक है, लेकिन विद सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये सारी की सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में हमने बात की थी आईबीयू
आईबीयूज की, ठीक है। तो आईबीयूज नॉन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स को जो भी इंटरेस्ट पे करते थे तो उनका टीडीएस नहीं कटता था क्योंकि उनकी इनकम एग्जाम थी अंडर 1058, ठीक है। तो ये क्या ओबीयूज को भी मिलेगा? यस। तो ये वाली जो हमारे पास नोटिफिकेशन थी ये यही क्लैरिफाई कर रहा था कि अब से ओबीयूज इज इक्वल टू आईबीयूज, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से आपको याद रखनी। क्या यहाँ कोई कंडीशन थी? द आंसर इज नो। थर्ड सिनेरियो में यहाँ पे हम कैश विड्रॉल की बात कर रहे थे, तो जो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी थी वो इन पर्टिकुलर लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। और इन लोगों को याद रखने का तरीका क्या है? ये सारे कौन है? डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है। सो क्योंकि इनकी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स इनकम पे ऑलरेडी भारत में टैक्स नहीं लगता है, तो फिर हमने इसे इस टीडीएस के दायरे से बाहर रखा था। फोर्थ सिनेरियो के अंदर यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें से जो 3 नोटिफिकेशन है वो क्या बात करते हैं? जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, अगर वो गारंटी तीनों के अंदर आपको जो याद रखना है वो क्रेडिट गारंटी का याद रखना है, ठीक है। तो उनके लिए क्योंकि 1046B में ऑलरेडी उनके इनकम एग्जम्प्ट है, इस वजह से अब टीडीएस से भी हमने उसे बाहर कर दिया। दूसरे केस में जो क्रेडिट गारंटी एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तीसरे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक यूनिट उसे मैनेज करती है, ठीक है। तो ये दोनों इसी इफेक्ट की वजह से अब टीडीएस के दायरे से बाहर हो गई। और इसमें जो चौथा नोटिफिकेशन था विद इन दिस वन, तो इसके अंदर क्या था कि अगर आईएफएससी यूनिट सेलर है तो जो बायर है ना उसको टीडीएस काटना पड़ता था कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में अंडर सेक्शन 194Q, कुछ कंडीशंस थी वहां पे, ठीक है। सो इसको टीडीएस काटना पड़ता था। तो अब उससे भी इसे रिलीफ दे दी गई है कि अगर आईएफएससी सेलर है तो फिर आपको यहाँ पे टीडीएस नहीं काटना है। और इसी को ही रेप्लिकेट कर दिया है यहाँ पे 5th पॉइंट पे, जहां पे इसने बोला है कि अगर आईएफएससी यूनिट बायर है, ठीक है, तो टीसीएस जो कटता था अंडर 206C1H वो अब नहीं काटा जाएगा, ठीक है। कंडीशंस अगेन द सेम वन, क्योंकि जहां जहां पे भी हम लोग इस सेक्शन का बेनिफिट उठाएंगे एटीएलए, हमें इसकी कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर टीडीएस। आई होप अब ये पूरे अच्छे से आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए बात है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ठीक है। ये आई होप आप लोगों को रेगुलर कोर्स में आप लोगों ने इसे पढ़ा हुआ, बिल्कुल न्यू नहीं है आप इससे, ठीक है, टॉपिक से। तो यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस रिवाइज हुई है, मींस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बट सब्जेक्ट टू द एप्लीकेशन, उसका पूरा सीक्वेंस क्या होगा, कौन अथॉरिटीज होंगे, कितने टाइम के अंदर उस चीज़ को कवर कर लिया जाएगा, पेमेंट मोड्स क्या रहेंगे, पेमेंट में क्या क्या कवर होगा, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो थी, जो ओल्ड गाइडलाइंस थी उसके अंदर कहीं ना कहीं या तो क्लियर नहीं थी या कुछ एम्बिग्विटी थी, जिसको क्लियर करते हुए ये फ्रेश गाइडलाइंस इशू की गई हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पे जैसे हमें पता चल रहा है ना, वर्ड ही है क्या, कंपाउंड किस चीज को कर रहे हैं? ऑफेंस। तो ऑफेंस मीन्स विच ऑफेंस? सो ये क्लियर करता है यहाँ पे कि ऑल ऑफेंसेस जो चैप्टर 22 में फॉल करते हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड? इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड, उन सब की कंपाउंडिंग हो सकती है, ठीक है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसिक्यूशन को स्केप करना, ठीक है। कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस होते हैं इनकम टैक्स में जिस केस में हम लोग पेनल्टी दे करके या इंटरेस्ट दे करके पीछा छुड़ा लेते हैं, है ना। लेकिन काफ़ी सारे ऑफेंसेस ऐसे थे जो कहाँ जाते थे? प्रोसिक्यूशन के लिए। अब आपको कोर्ट जाना नहीं, जेल जाना नहीं, तो आप क्या करिए? पैसे पे करिए। किसको? किसी को भी अंडर द टेबल मैम? नहीं नहीं, यहाँ पे आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट को पैसे पे करेंगे और आप कहेंगे कि भाई मुझको कोर्ट नहीं जाना, ना ही मुझे इस ऑफेंस से रिलेटेड कोई सजा भुगतनी है, ठीक है। तो वो एक आपके लिए रूट बनाया गया है थ्रू दिस कंपाउंडिंग स्कीम। सो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस जो इनकम टैक्स लॉ से रिलेट करते हैं, नॉट एनी अदर, ठीक है। आपने किसी को थप्पड़ मारा, किसी के घर चोरी की, वो ऑफेंसेस यहाँ कवर नहीं हो रहे हैं, ओनली इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड। टीडीएस को लेकर के आपने डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट किया, डिपॉजिट नहीं किया, स्टेटमेंट फाइल नहीं की, या आपने रिटर्न फाइल नहीं की, ये किसी भी तरीके के अगर आप इस तरीके के अगर कोई ऑफेंसेस हैं वो कवर यहाँ पे हो रहे हैं। और प्रोसिक्यूशन के केस में आपको पता है थोड़े से ज़्यादा सीवियर वन होते हैं। तो यहाँ पे मैं कब कंपाउंड कर सकती हूँ? आप कभी भी कंपाउंड कर सकते हो। इट कैन गो सो मोटो, आपको अचानक से आपका ऑफेंस हो गया, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑफेंस करने से पहले कंपाउंडिंग कभी नहीं होगी, राइट, हमेशा ऑफेंस करने के बाद। आपसे एक ऑफेंस हो गया, आपको पता चल गया, अब आप वेट नहीं करोगे कि डिपार्टमेंट के यहाँ से आपको कोई न्योता आए, आप अपने लेवल पे भी चाहो तो सुओ मोटो जा करके कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपको खुद एओ आके बताता है कि भाई ये तेरी गलती और मैंने पकड़ लिया है, तो भी आप उस लेवल पे जा सकते हो कि ठीक है भाई मैं कंपाउंडिंग करना चाहता हूँ।
आप नहीं मान रहे, कोर्ट तक चले गए हो, और कोर्ट में जाने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बिजनेस अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और शायद मेरे खिलाफ ही यहाँ जजमेंट आ सकती है। आप उस पॉइंट पे भी जा कर के कंपाउंडिंग कर सकते हो। आपने वहाँ पे भी नहीं सोचा और आपको फाइनली कन्विक्शन हो गया, जेल हो गई, 2 साल की आपको जेल हो गई। क्या अब आप यहाँ कंपाउंडिंग कर सकते हो कि भाई मुझसे पैसे ले लो, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे वहाँ से माफ़ी दे दो? यस, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ पे आपको कोर्ट को कुछ कम्युनिकेशंस करने पड़ेंगे गोइंग फॉर दिस कंपाउंडिंग प्रोसेस, अदरवाइज दैट विल बी कंसीडर एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमें पावर है कंपाउंडिंग की, ये मिलती है सेक्शन 279(2) से। ये कहता है ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 22, ये जितने भी हैं, इसको कंपाउंड किया जा सकता है बिफोर और आफ्टर प्रोसिक्यूशन। ठीक है। इसको हम रीड करते हैं विद सेक्शन 119। 119 में बेसिकली सीबीडीटी के पास ये पावर होती है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शंस दे। ठीक है। पूरा का पूरा इन्होंने सेक्शन बना दिया, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस आ गई। अब वो गाइडलाइंस कौन इशू कर रहा है? सीबीडीटी। वो बता रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि भाई कैसे कैसे आपको यहाँ कंपाउंडिंग करनी है, क्या बेसिक फॉर्मेट होगा टू फॉलो इट। ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आप किस स्टेज पे कंपाउंडिंग कर सकते हो? इट कैन बी एट एनी स्टेज। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं मैम? जहाँ पे भी आपको ये वर्ड मिल जाए ना लिखा हुआ, मैरिट्स के बेस पे रिजेक्ट हुई है एप्लीकेशन, सो ये जो मैरिट्स है ना, ये सारे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। ये क्या हो सकते हैं? कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़े से लाइट हैं, कुछ बहुत सीवियर हो सकते हैं। मतलब अगर देशद्रोह से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग की है, आपने एंटी नेशनल किसी एक्टिविटी को हेल्प करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया है, इनकम टैक्स का मिसयूज़ किया है, तो फिर वो मेरिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनका तो रिवाइवल ही नहीं है। बट देयर आर सर्टेन अदर मेरिट्स ऑल्सो, जिसमें कि सीनियर अथॉरिटीज़ जो होंगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, उनके केसेस में स्टिल हो सकता है कि आपको चांस मिल जाए कंपाउंडिंग का। लेकिन अदरवाइज जहाँ पे भी ये वर्ड लिखा हो मेरिट्स के बेस पे रिजेक्ट, उसको हम कंपाउंड नहीं करते। वो एप्लीकेशन ऑफेंसेस कभी भी कंपाउंड नहीं होती। वो क्या हो सकती है? मान लो आप एक रिपीट ऑफेंसर हो, आपका काम यही है कि आप टीडीएस काटते हो, आप डिपॉजिट ही नहीं करते, हर बार उठ के आ जाते हो, अरे साहब मैं भूल गया था, प्लीज़ इस बार और अलाउ कर दो। फिर आप आ रहे हो 2 साल, सर मैं भूल गया था, फिर अलाउ कर दो। तो इस तरीके के जो रेगुलर ऑफेंडर्स होते हैं, उनके केस में मेरिट्स के बेस पे चाहे तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो रिजेक्ट कर सकती हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है। इसके अलावा टैक्स एवेजन अगर आपने किया है, या विलफुल कंसीलमेंट है, सीबीआई या ईडी की कोई केसेस चल रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, या टीडीएस डिडक्ट में रिपीटेडली आप फेलियर पे हो, तो ये सारे के सारे सिनेरियोज मेरिट के केस में फॉल करते हैं। और इस बेसिस पे अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, फिर वो कंपाउंड नहीं हो सकता ऑफेंस। ठीक है। एप्लीकेशन की फाइलिंग जो होगी, ये कैसे होगी? एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी, जिसमें आप सारे के सारे फैक्ट्स डालेंगे। देखो अब झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो आपको सच्चाई ही बोलनी है। और इसके साथ आप यहाँ एक डिक्लेरेशन देते हो, जिसके अंदर आप बोलते हो कि भाई मैं सारी पेमेंट करूँगा। मतलब आप उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी आपके टैक्सेस ड्यू बनते थे, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, व्हाटएवर, वो आप पहले पे करेंगे। ठीक है। उसके बाद ही आपका ऑफेंस कम यहाँ पे कंपाउंड हो पाएगा। टाइम लिमिट क्या है अप्लाई करने की? तो इट्स यूजुअली 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच प्रोसिक्यूशन इज लॉन्च्ड। जिस मंथ में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुआ, मान लो मई के महीने में लॉन्च हुआ, तो इसका एंड, इसका मतलब जून से लेकर के जून तक 12 महीने हैं आपके पास। इस 12 महीने के अंदर ही आपको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए अप्लाई करना होगा। डिलेड एप्लीकेशंस में बी रिजेक्टेड अनलेस जस्टिफाइड। अगर आप इससे डिले हो गए हो तो रिजेक्ट होने के आपके पास पूरे चांसेस हैं। बट क्या मैम देयर इज स्टिल एनी चांसेस? यस, इट इज इनकम टैक्स लॉ, देयर इज ऑलवेज इन चांस। ठीक है। अब कंपाउंडिंग चार्जेस की जब हम बात करते हैं जो हमें पे करने हैं, ये बेसिकली क्या है? ये इंक्लूड करते हैं कंपाउंडिंग फीस, प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एंड लिटिगेशन कॉस्ट। ठीक है। पेमेंट कब तक करनी है? जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, उस अप्रूवल ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको फुल पेमेंट करनी है। ठीक है।
यहाँ पे जो रिवाइज कंपाउंडिंग गाइडलाइंस है उनका स्कोप क्या है। सबसे पहली बात तो समझो कि ये आई कब है, 17 अक्टूबर 2024। तो कुछ बातें आ जाती हैं, इसका मतलब इस डेट से 17 अक्टूबर 2024 से पहले के सिनेरियो क्या थे, कंपाउंडिंग हो रही थी क्या मैम? यस, हो रही थी। तो फिर मैम यहाँ पे मान लो कोई केस पेंडिंग है या रिजेक्टेड है, ये दो ही केसेस हो सकते हैं। इन एप्लीकेशंस का अब क्या स्कोप है, देखो जो पेंडिंग है वो तो एज इट इज़ ये न्यू गाइडलाइंस में फॉल कर जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करना, ठीक है। लेकिन जो रिजेक्टेड है उसमें हमें दो बातें हो सकती हैं, क्या वो मेरिट के बेस पे रिजेक्ट है या फिर अदर केसेस है। अगर वो मेरिट के बेस पे रिजेक्ट है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, आप न्यू गाइडलाइंस में भी नहीं जा सकते। और वो अगर अदर केसेस वाले सिनेरियो हैं तो फिर यहाँ पे आप उसको फ्रेश तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ्रेश एप्लीकेशंस परमिटेड है, यस फ्रेश तो है, आप कर सकते हो बिल्कुल। क्योरेबल डिफेक्ट्स कौन से हैं, ये जो मैं ये कह रही हूँ ना अदर्स के केसेस, मतलब वो ये हैं, इन किसी वजह से अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी तो फिर वो क्योरेबल है। ये एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर रिजेक्टेड ऑन मेरिट है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी आपके केस में, वो आपके जो जुरिडिक्शन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एप्लीकेशन आप किसको सबमिट करोगे, आपके जो भी जुरिडिक्शनल प्रिंसिपल सीसीआईटी है, सीआईटी है, प्रिंसिपल डीजीआईटी है या फिर डीजीआईटी है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके लिए डेजिग्नेटेड है, आप उसको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे। सिंगल और मल्टीपल पीरियड, मतलब कि मान लो कि मेरे 3-4 क्वार्टर्स का जो टीडीएस था उसमें ऑफेंसेस हैं तो मैं एक क्वार्टर का करूं, नहीं। यहाँ पे आपके पास है, आप किसी एक पूरे फाइनेंशियल ईयर को कवर कर सकते हो, सिंगल क्वार्टर को कवर कर सकते हो, मल्टीपल ईयर्स और मल्टीपल क्वार्टर्स को कंसीडर कर सकते हो। जब आप एक करते हो तो सिंगल एप्लीकेशन कहते हैं, और जब आप काफ़ी सारी उसके अंदर कवर कर लेते हो ईयर्स या क्वार्टर्स तो हम उसको कंसोलिडेटेड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी आपकी रिजेक्टेड है, मतलब मान लो आपका टीडीएस का कुछ डिफॉल्ट था, ठीक है, तो वो एप्लीकेशंस आपने आज से पहले 4 बार लगा ली हैं अलग अलग क्वार्टर्स की और चारों बार रिजेक्टेड है। अब आप न्यू ये जो आया है इसमें फिर से अप्लाई करना चाहते हो क्योंकि आप अगेन एक ऑफेंडर हो, ठीक है, लेकिन अब ऑफेंस किसी और तरीके का, तो अब आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप पूरा फाइनेंशियल ईयर करो तो अब आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड उन सारी की सारी रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद दिस न्यू फ्रेश एप्लीकेशन कंबाइन करके फाइल कर सकते हो, ठीक है। टाइमलाइन क्या है, सबसे पहले तो फाइल कौन करेगा, इनकम टैक्स की बात करें तो एसएससी, और टीडीएस ऑफेंसेस की बात करें तो डिडक्टर, ठीक है। इसको कैसे फाइल कर सकते हैं, व्हेन, कब कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम आफ्टर द ऑफेंस इज कमिटेड, और आउटर नहीं, कन्विक्शन के बाद तक भी हो सकता है। डिपार्टमेंट की नॉलेज होना जरूरी है क्या, आई टोल्ड यू, सुओ मोटो जा सकते हो, मतलब डिपार्टमेंट को अभी नॉलेज भी नहीं है कि आपने कोई ऑफेंस किया है, लेकिन आप पहुंच गए हो, जी मेरा दिल नहीं मान रहा है, मुझको अपना ऑफेंस जो है ना ये यहाँ पे कंपाउंड कराना है, तो बिल्कुल करा सकते हो, ठीक है। पोस्ट प्रोसिक्यूशन, यस यू कैन गो पोस्ट प्रोसिक्यूशन, ठीक है। कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन जो होंगी मल्टीपल ईयर्स मल्टीपल एप्लीकेशन, सेम टाइमलाइन फॉलो करेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसके अंदर मैंने आपके एफएक्यूज भी सारे कवर किए हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फीस अगर हम बात करें तो अगर सिंगल कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फी है तो 25,000 पे करते हैं, अगर आपकी कंसोलिडेटेड है तो 50,000 पे करते हैं, और ये दोनों की दोनों ही नॉन रिफंडेबल है। और उसका रीजन क्या है कि मान लो आपको मजाक सोच रहा है, आप सोच रहे हो डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा खेल लिया जाए, आया एप्लीकेशन दिया फी लिया, फिर आपको अचानक से होश आया नहीं नहीं मुझको नहीं कंपाउंडिंग करनी और आप फीस वापस मांग रहे हो, तो डिपार्टमेंट तो इसी सब में लगा रहेगा, है ना। वैसे भी गवर्नमेंट के पास एक बार कुछ जाता है तो आप उससे वापस नहीं ले सकते नहीं मैम रिफंड्स आते हैं, हाँ राइट राइट राइट, यू आर गुड, है ना। तो उस केस में नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी मानी जाएगी इसे, ठीक है। लेकिन ये एडजस्टेबल है, जो भी आपके टोटल कंपाउंडिंग चार्जेस बनेंगे उसके अगेंस्ट आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, फाइनल जो कंपाउंडिंग चार्जेस बनेंगे उसके अगेंस्ट भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन के लिए एडिशनल कंडीशन है उसे वैलिड बनाने के लिए, पहली बात तो आपको सारे के सारे जो भी ड्यूज है ना उसको पहले ही पे करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फाइल करते वक्त जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो जितना आउटस्टैंडिंग टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अदर ड्यूज जो कुछ भी बनता है आपका ईयर और क्वार्टर जिसके भी रिस्पेक्ट में आप यहाँ कंपाउंडिंग कराना चाहते हो वो पूरा आपको बिफोर हैंड सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कंपाउंडिंग के दौरान अगर कोई एडिशनल डिमांड निकल के आती है तो आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, उस 30 दिन के अंदर आपको
ये डालना पड़ेगा। एक्सटेंडेड पीरियड आपको 3 मंथ्स तक का मिल सकता है अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज अलाउ करें। वो कहे कि भाई पैसा बहुत ही ज़्यादा है और तुमको पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठा करना पड़ेगा, तो 30 दिन से ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, बट कितना, 3 महीने, ठीक है। एप्लीकेशन इज ट्रीटेड एज वैलिड ओनली आफ्टर फुल पेमेंट ऑफ दीज डेज। ये जो ड्यूज आपके बने, अगर आपने इसमें से कुछ भी पे नहीं किया है, कुछ थोड़ा बहुत भी पेंडिंग है, तो आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी, फिर वो कंपाउंडिंग में नहीं जा सकती, रिजेक्ट हो जाएगी। आप एक अंडरटेकिंग देते हैं जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और वो एप्लीकेशन फॉर्मली अंडरटेक करते हो टू पे कंपाउंडिंग चार्जेस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम वन डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी। उसमें भी अंडरटेकिंग देते हो, सब पहले दे रहे हो फिर अंडरटेकिंग देखते हो, कुछ भी आएगा भाई मैं उसको विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पे करूंगा, इस चीज की मैं ओथ ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज प्री कंडीशन फॉर प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन, है ना। विड्रॉल ऑफ अपील, मान लो एप्लीकेंट मस्ट अंडरटेक टू विड्रॉ अपील। मान लो कि जो एसएससी है उसका केस कोर्ट में चल रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, अभी वो यहाँ पे कंपाउंडिंग के लिए आया, तो आपका ये तो कोर्ट केस है, मान लो अदरवाइज भी आप कहीं लिटिगेशन में हो किसी भी डिपार्टमेंटल लेवल पे, आईटी एटी या समथिंग, आपको जब कंपाउंडिंग के लिए आना है तो पहले आपको अपने सारे केसेस को क्लोज करना पड़ेगा, दिस इज मैंडेट। तो एप्लीकेंट मस्ट अंडरटेक टू विड्रॉ अपील्स रिलेटेड टू द ऑफेंस बीइंग कंपाउंडेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों जगह खेल रहे हो आप, ठीक है, यहाँ से चलो अगर वहां जीत गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कंपाउंडिंग में तो चल ही रहे हैं, है ना, और अगर यहाँ जीत गया तो फिर कंपाउंडिंग को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। इन अ मिक्स्ड अपील सम ग्राउंड्स रिलेटेड टू ऑफेंस विड्रॉल रिक्वायर्ड ओनली फॉर द रेलेवेंट ग्राउंड। अगर कुछ मिक्स है, मतलब आपने कंपाउंडिंग जिनके लिए कराया हो वो 4 केसेस है, उनमें से किसी एक केस के लिए आपका कहीं कुछ और भी चल रहा है प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, तो आपको उस एक केस का जो होगा विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली इंश्योर करना चाहते हैं ड्यूअल लिटिगेशन ना हो, ठीक है, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल जाए, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ ऑफेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे है सेक्शन 276B 276BB, फेलियर टू डिपॉजिट टीडीएस, फेलियर टू डिपॉजिट टीसीएस। इन दोनों केसेस में जो कंपाउंडिंग है एप्लीकेशन, उसको कैसे करना है, कवर करेगा ऑल डिफॉल्ट अंडर दीज 2 सेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर टैन एंड पीरियड, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वार्टर में एक टैन को लेकर के जितने भी यहाँ पे ऑफेंसेस ये सबको कवर करेगा, ठीक है। Quarter wise consolidation, if multiple TDS return statements filed for a single quarter, तो total default for all such statements shall be combined and treated as one consolidated offense, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली क्या है, इंश्योर करना चाहते हैं कंप्लीट कंप्लायंस हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर अलग 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 उनको डील ना करना पड़े। अगर मान लो किसी वजह से आपकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव हो गई, तो क्या उसका कोई रिवाइवल है, आप उस एप्लीकेशन को ठीक कर सकते हो, उसमें आप क्यों इंटरेस्टेड हो। मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, और उसे डिफेक्टिव बना के रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब मैं दूसरी एप्लीकेशन अप्लाई करूं, बट मैं चाहता हूं मैं इसी को ठीक करूं, मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, क्योंकि यहाँ मैंने अगर ये सिंगल है तो 25,000 पे कर रखे हैं। अब जैसे ही मैं फ्रेश एप्लीकेशन के लिए जाऊंगा मुझे 25,000 और देने पड़ेंगे, ठीक है, आई डोंट वांट टू पे दैट। तो मैं क्या कहती हूँ कि इसी के डिफेक्ट को मुझे रिवाइव करना है, तो इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पे है उसी का, ठीक है। इफ इट सफर्स फ्रॉम अ क्यूरेबल डिफेक्ट, जैसे कि आपने इनमें से कुछ नहीं किया, तो such application will not be proceeded with initially. Yes, if defects are cured within 1 month from the date of defect intimation. अगर जब आपको डिफेक्ट का इंटीमेशन दिया गया 1 महीने के अंदर अगर आपने अपना डिफेक्ट ठीक कर लिया, तो फिर आपकी वही ओरिजिनल मानी जाएगी और वही वाली एप्लीकेशन आगे चलेगी, आपको नो एडिशनल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, नो एडिशनल कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड इफ रिवाइव्ड इन टाइम। लेकिन आपने टाइम पे रिवाइव नहीं किया तो फिर आपको एप्लीकेशन जो होगी वो रिटर्न कर दी जाएगी, और फर्दर अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो उसे फ्रेश माना जाएगा और फिर से उस पर चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाने के लिए ही किया गया है। ऑफेंसेस कंपाउंडेबल ओनली विद सीबीडीटी चेयरमैन अप्रूवल। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, प्रिंसिपल सीसीआईटी, है ना, या फिर सीसीआईटी, इन लोगों की, कि इनके पास कंपाउंडिंग की पावर है। बट कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जिसकी कंपाउंडिंग सिर्फ सीबीडीटी चेयरमैन कर सकता है। वो क्या है, ऑफेंसेस वेयर एप्लीकेंट इज कन्विक्टेड विद इम्प्रिजनमेंट, 2 साल या उससे ऊपर की अगर किसी को सजा हो रखी है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीबीडीटी चेयरमैन है, उसका प्रायर जो प्रायर अप्रूवल है वो मैंडेटरी है,
फिर वही आ सकता है तुम्हें बचाने के लिए। नीचे के लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला है। अगर कन्विक्शन 2 साल से ऊपर है अंडर एनी अदर लॉ, अगर इनकम टैक्स का है तो बता दिया, अगर किसी और लॉ के तहत है एंड IT ऑफेंस इज रिलेटेड टू दैट ऑफेंस, और इनकम टैक्स का ऑफेंस उस ऑफेंस से रिलेटेड है, सो इन्वॉल्वमेंट अगर एंटी नेशनल या टेररिस्ट एक्टिविटीज है एज पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बाय द सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज, इनपुट फ्रॉम सच एजेंसी रिक्वायर्ड, तो एप्लीकेंट फैसिलिटेटेड टैक्स इवेजन, अगर ऐसा उसने किया, वो मेन एक्यूज नहीं है, उसने सिर्फ फैसिलिटेट किस चीज़ को किया, टैक्स इवेजन को, मतलब सीएस जैसे अगर है कोई, और अगर उसने हेल्प की है बोगस इनवॉइस दे करके या एकोमोडेशन एंट्रीज दे करके या फिर लॉन्ड्रिंग स्ट्रक्चर करके, तो ऑफेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्लैक मनी एक्ट या बेनामी एक्ट, इससे रिलेटेड है अगर, या तो वो है बिल्कुल ही एंटी नेशनल और टेररिस्ट एक्टिविटी, या फिर वो है डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्लैक मनी और बेनामी एक्ट, तो ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 275A और 275B रिलेटेड टू कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सर्च, सीजर और रिक्विजिशन ऑर्डर्स, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड है तो इस केस में हम लोगों को यहाँ पे किससे लेनी पड़ेगी, CBDT चेयरपर्सन की प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद अथॉरिटी कंपिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस, तो ये हम पढ़ चुके, ठीक है। अगर आपने TDS और TCS का कोई ऑफेंस है, ठीक है, और अगर आपने एक ही जुडिक्शन में फाइल किया है तो वो अथॉरिटी उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको मालूम मल्टीपल टैन है, जैसे कि रिलायंस की बात करें, उसका एक मुंबई में टैन है, एक दिल्ली में टैन है, तो फिर कहाँ पे अप्लाई करे वो बेचारा कंपाउंडिंग के लिए। तो अगर मल्टीपल जुडिक्शन पढ़ते हैं तो अथॉरिटीज वेयर TDS डिफॉल्ट अमाउंट इज हायर, जो अमाउंट ऑफ TDS है वो मान लो दिल्ली जुडिक्शन में हायर है, तो फिर दिल्ली जुडिक्शन में ही वो कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करेगा, तो फिर मैम वो मुंबई वाले का क्या होगा, तो ऑल अदर एप्लीकेशन टू बी ट्रांसफर्ड देयर, तो मुंबई वाली जो एप्लीकेशन है वो कहाँ आ जाएगी, दिल्ली, ठीक है। ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल टैन्स अंडर सेक्शन दिस, सेम रूल, अथॉरिटी विद हाईएस्ट TDS डिफॉल्ट जो होंगी बिकम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये आपको एक थंब रूल की तरह याद रखना है। अगर सिंगल कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, जहाँ का केस है वहीं की अथॉरिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल प्लेसेस हैं तो फिर जहाँ पे आपका डिफॉल्ट बड़ा है वहाँ, ठीक है। कंपाउंडिंग प्रोसीजर एंड टाइमलाइन, अब इसको जरा ध्यान से अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सबसे पहले रिपोर्ट फ्रॉम AO और DDIT मस्ट बी ऑब्टेन प्रॉम्प्टली बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी थ्रू अ प्रॉपर चैनल आएगा, ठीक है। फिर पास करेंगे एक स्पीकिंग इंजेक्शन ऑर्डर आइडली विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ एप्लीकेशन रिसीट, एप्लीकेशन जैसे है उसके 2 महीने के अंदर अंदर ही स्पीकिंग रिजेक्शन ऑर्डर डालेंगे, ठीक है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है और अगर एक्सेप्ट होती है तो भी उसको 2 महीने के अंदर ही ये बताना होगा, लेकिन जब वो अब की बार एक्सेप्ट होने के बाद बताएगा तो वो इंटीमेट करेगा उसे कंपाउंडिंग चार्जेस प्लस पेंडिंग ड्यूज, ठीक है। सो अभी सेम है, 2 महीने के अंदर अंदर ही उसे रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना होगा, अगर रिजेक्ट करेगा तो कोई बात नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग रिजेक्शन ऑर्डर डालना है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्ट करता है तो उसे उसके कंपाउंडिंग चार्जेस और पेंडिंग चार्जेस भी टोटल बताने होंगे। अब उसके ये बताने के बाद जब उसने मुझे बताया उसके 1 महीने के अंदर ही मुझे वो चार्जेस पे करने होंगे, राइट। उसके बाद अगर मान लो मैं नहीं पे कर पाता हूँ, क्या मुझको कोई एक्सटेंशन मिलता है, यस 6 months का एक्सटेंशन मिलता है रिटर्न रिक्वेस्ट पे, 6 महीने से 12 महीने का मिलेगा जिसमें मुझे PCCIT की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 12 महीने से 24 महीने का मिलेगा जिसमें मुझे CBDT की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी और चेयरमैन या फिर ऑथराइज्ड मेंबर की, और 24 महीने के बियॉन्ड इसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं एक्सटेंशन बढ़ाऊंगा और एक ऊपर पावर पर्सन को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उतना ही पैसा और जाएगा, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ चार्जेस, अगर मैं चार्जेस पे नहीं करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और जो प्रोसिक्यूशन रुका हुआ था वो इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी रुका नहीं हुआ था तो नए तरीके से शुरू हो जाएगा। सर्विस ऑफ कंप्लेन कॉपी, ठीक है, जो भी कंप्लेन कॉपी है उसकी सर्विस, तो कंप्लेनेंट मस्ट सर्व कॉपी ऑफ कंप्लेन टू ईच एक्यूज विद इन 15 days ऑफ फाइलिंग प्रोसिक्यूशन कंप्लेन, ठीक है। जैसे ही एओ जो है या फिर जो डिपार्टमेंट है जैसे ही प्रोसिक्यूशन कंप्लेन डालता है 15 दिन के अंदर उसको आपको एक कॉपी मुहैया करानी होगी। कोर्ट का कम्युनिकेशन,
Any acceptance or rejection of compounding must be communicated to court immediately via prosecution counsel. ये आपको करना पड़ेगा, कोर्ट को आपको continuously updated रखना पड़ेगा, otherwise that will be contempt of law. Passing final compounding order. Once charges are paid, final order will be passed within 1 month from the end of the month of payment. देखो इसमें आपको सजा होनी नहीं है, आपने खुद अपनी गलती मान ली है, तो जितना कुछ टैक्स वैक्स पड़ता है आपने अच्छे से कैलकुलेट करके बता दिया है, फिर भी कुछ कसर रह गई है तो डिपार्टमेंट आपको को जैसे ही एक्सेप्ट करता है कंपाउंडिंग की रिक्वेस्ट, आपको बता देता है भाई इतने पैसे और दे दे। तो सारा खेल सिर्फ पैसे देने का ही है। वंस यू हैव पेड तो यू आर डन, यू आर आउट, ठीक है। So, pending penalty proceedings must be concluded expeditiously and related demand recovered before issuing compounding order. अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया है तो कंपाउंडिंग ऑर्डर से पहले पहले आप सारा कुछ ले लेंगे। NRI क्लैरिफिकेशन डायरेक्टिव, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्या होता था, ऑफेंस सिर्फ हम ही नहीं कर रहे ना, जो NRIs हैं उनके भी ऑफेंसेस होते हैं और वो भी कंपाउंडिंग के लिए आ सकते हैं, बट वो थोड़ा सा हिचकते थे, उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि हम कैसे आए, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती थी कि अगर कोई इन्होंने आकर के खुद से ये एडमिट कर लिया कि ये ऑफेंस हमने किया, सू मोटो किया या किसी वजह से, बट अगर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए जाते हैं तो इन्हें लगता था कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा नाम खराब होता है, जिससे कि हमारे इमिग्रेशन को इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर हम लोगों के डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इस वजह से एक मिसकंसेप्शन लोगों को क्या है कि हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते भाई, क्योंकि हम लोगों की वो रेपुटेशन दाव पे लगी हुई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा अरे NRIs को तो कुछ बेनिफिट देना चाहिए, है ना। तब से हम देख रहे हैं कि NRIs को भर भर के दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए इन्होंने क्या किया, ये पैराग्राफ इंक्लूड किया है और इसमें हर ऑर्डर के अंदर ये लाइन लिखी मस्ट है। दिस कंपाउंडिंग ऑर्डर इज इंटेंडेड टू रिजॉल्व द ऑफेंस अंडर सेक्शन 279(2) ऑफ द एक्ट एंड शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज एन एडमिशन ऑफ द ऑफेंस बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, सिर्फ इस सेक्शन के तहत कंपाउंडिंग ऑर्डर जो है एक रिजॉल्व कर रहा है एक इशू को। इसमें कहीं से भी ऐसे आप मान मत लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर एसएससी है ये एडमिट कर रहा है अपने ऑफेंस को, ये ना मान लिया जाए। ये किस लिए किया है, ताकि वो बेचारा दुनिया में जाके सांस ले सके हमारी कोई टेंशन नहीं। हाँ, नेचर ऑफ टाइमलाइनस, तो ऑल टाइमलाइंस आर एडमिनिस्टर्ड नॉट लीगल लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, कोई लीगल लिमिटेशन पीरियड नहीं है, बट ये सारा का सारा टाइमलाइन जो है ये प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जाता है। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग चार्जेस जब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन से रिलेटेड, तो उसकी कुछ एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि टैक्स का मतलब क्या होगा, बेसिक टैक्स, सरचार्ज, सेस, ठीक है। इंटरेस्ट इसमें एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा बेसिक चार्ज से। अप्लाइज टू ईच ऑफेंस इन दी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन। आपने TDS से रिलेटेड आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, आपने किसी और चीज़ में कोई ऑफेंस किया कुछ, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम माना जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको जो पेमेंट करनी होगी वो मान लो 25,000 25,000। लेकिन सब्सिक्वेंट अगर आप एप्लीकेशन करते हो, आपने एप्लीकेशन विड्रॉ की, आपने कहा नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, फिर आपने 2 महीने बाद कहा नहीं भाई मैं कंपाउंडिंग के लिए जाना चाहता हूँ, तो जैसे ही रिपीटेडनेस बढ़ने लगेगी तो फिर आपकी एप्लीकेशन के चार्जेस बढ़ने लग जाएंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन पे ही हो जाएगा 1.2 चार्जेस, थर्ड पे हो जाएगा 1.4, फोर्थ पे हो जाएगा 1.6 एंड सो ऑन, करते रहो अपनी कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। न्यू ऑफेंस टाइप इन लेटर एप्लीकेशन, तो इफ न्यू ऑफेंस टाइप नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीवियस एप्लीकेशन बेस रेज, तो फिर वो एस्केलेशन नहीं होगा कि आपको बढ़ा के देना है। मान लो कि पहले आपकी एक्स चीज को लेके ऑफेंस था, अब वाई चीज को लेके ऑफेंस है, तो अगर एक्स का ही ऑफेंस आता रहेगा, एक्स का ही, तो यहाँ पे अगर 1 था तो 1.2 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 1.6 एंड सो ऑन। लेकिन वाई है तो 1 ही होगा, ठीक है। न्यू ऑफेंस कंप्लीटली नॉट इंक्लूडेड प्रायरली, तो फिर आपको बेस रेट ही चार्ज होगा। पास्ट एप्लीकेशन अंडर ओल्ड गाइडलाइंस है, तो फर्स्ट जो फाइल अगर इससे पहले हुई है पेंडिंग, रिजेक्टेड या कंपाउंडेड, उसको हम फर्स्ट एप्लीकेशन ही मानेंगे जो बेस रेट होगा, ठीक है। डिलेड एप्लीकेशन आफ्टर प्रोसिक्यूशन, अगर इफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर 12 मंथ्स, आपको 12 मंथ्स का पीरियड दिया गया था, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट वाज फाइल्ड, देन 50% एडिशनल चार्जेस ऑन टॉप ऑफ कैलकुलेटेड कंपाउंडिंग चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। आई टोल्ड यू दैट टाइम ओनली कि ना नहीं है हमारे यहाँ, है ना,
सिर्फ क्योंकि अब आप पे करने भी आ गए हो तो चार्जेस बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है रेलेवेंट है वो है ये कुछ पॉइंट। एक तो को एक्यूज्ड के केस में, ठीक है, अगर मान लो कि जो कंपाउंडिंग यहाँ पे होने जा रही है वहाँ को एक्यूज्ड है, मीन्स ये सेक्शन है 278B 278C, यहाँ पे ऑफेंस करती है कंपनी, तो कंपनी ऑफेंस कर रही है तो क्या उसका डायरेक्टर भी वो ऑफेंस कर रहा है, ये माना जाएगा क्या? ठीक है, कंपनी चली गई है मतलब कंपाउंडिंग के लिए, तो डायरेक्टर नहीं गया, तो क्या मतलब डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, या कंपनी की तरफ से जो पहल हुई है कि इन दोनों की तरफ से मानी जाएगी? ऐसे ही सेम सिनेरियो है HUF और कर्ता। तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर हटाने के लिए पर्टिकुलरली इस चीज़ को यहाँ पे गाइडलाइंस में कवर किया गया है। कंपाउंडिंग में कौन अप्लाई कर सकता है? तो ये कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन सेपरेटली बाय मेन एक्यूज्ड, ठीक है, अब वो कंपनी हो सकती है, वो डायरेक्टर हो सकता है, वो HUF हो सकती है, वो करता जो मेन एक्यूज है, या फिर को एक्यूज ज्वाइंटली बाय बोथ, या फिर क्योंकि पता है देखो डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं, कंपनी तो अपने आप बेचारी क्या करेगी, लेकिन कंपनी को लगता है उसकी गलती थी, कंपनी चली जाती है, ठीक है, तो वो किस केस में आएगा? सेपरेटली बाय मेन एक्यूज, तो कंपनी चलेगी, डायरेक्टर साइड है, बट डायरेक्टर को ये बताना पड़ेगा कि जो कुछ भी ये यहाँ पे ऑफेंस है इसकी नॉलेज उसको नहीं थी, वो उसे प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ही कर्ता को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी नॉलेज से बाहर था ये, तभी सिर्फ हम उसे ऑफेंडर मानेंगे, नहीं तो जहाँ कंपनी ऑफेंडर है वहाँ पे डायरेक्टर भी ऑफेंडर कंसीडर होगा, जहाँ पे HUF ऑफेंडर है वहाँ पे कर्ता को भी ऑफेंडर माना जाएगा, ठीक है। तो सेपरेटली कर सकते हैं मेन एक्यूज, या फिर ज्वाइंटली, दोनों कर सकते हैं। पेमेंट का इफेक्ट क्या होगा? अब इसमें ऐसा नहीं होगा, अगर कंपाउंडिंग के लिए जा रहे हो तो डायरेक्टर भी पैसे दे रहा है और कंपनी भी दे रही है, उस केस में क्या होगा? वंस कंपाउंडिंग चार्जेस आर पेड बाय एनी वन ऑफ देम द कंपिटेंट अथॉरिटी शेल कंपाउंड द ऑफेंस फॉर बोथ, दोनों के लिए कंपाउंड करेगा वो, द मेन एक्यूज्ड एंड द को एक्यूज्ड विच इज डायरेक्टर, कर्ता, ऑफिस इन डिफॉल्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट अंडर IBC सेक्शन 32A। तो जब हम इंसॉल्वेंसी के लिए जानते हो, मान लो कोई कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, तो कंपनी कंप्लीटली अपनी जो भी कंपनी की लायबिलिटी थी उसे सीज कर जाती है, अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रही। प्रोसिक्यूशन ऑफ को एक्यूज कैन स्टिल कंटिन्यू, हो सकता है ना, जो को एक्यूज है मतलब डायरेक्टर है उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टिल कहीं चल रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। इन सच केस कंपाउंडिंग एप्लीकेशन कैन स्टिल बी फाइल्ड बाय को एक्यूज एंड और द कंपनी। इस केस में कंपाउंडिंग एप्लीकेशन दोनों या किसी एक की तरफ से फाइल किया जा सकता है। ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 279(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो ऑर्डर्स आएंगे वो किसके तहत आएंगे? विद दैट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर कंपाउंडिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये नॉन रेजिडेंट्स वाला है, ठीक है। सो इसमें प्रेजेम्पटिव टैक्स स्कीम जो है क्रूज ऑपरेटर्स के लिए, ये 2024 फाइनेंस एक्ट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली ये क्या थे? नॉन रेजिडेंट क्रूज ऑपरेटर्स, उन लोगों के लिए प्रेजेम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेकर के आए थे, ठीक है। हमने शुरू से ही समझा है कि पूरा का पूरा जो इस बार सर्कुलर नोटिफिकेशंस आए हैं बेनिफिट ही देने के लिए आए हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर क्या था बेसिकली कि रूल्स मिसिंग थे कि क्या कंडीशंस फॉलो करनी है नॉन रेजिडेंट्स को टू अवेल दिस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो बस ये नोटिफिकेशन जो है इसमें ये रूल ही प्रिस्क्राइब किए हैं CBDT ने। तो रूल है 6 GB, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंसर्ट हुए हैं विद दिस नोटिफिकेशन। और ये क्या कहते हैं कि कोई भी नॉन रेजिडेंट इनमें से जो होगा, ये सब कंडीशंस जो फॉलो करेगा, उसी को ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ये कौन होंगे? जो ऑपरेट करता होगा पैसेंजर शिप जिसकी कैपेसिटी 200 और जिसकी जो साइज होगा 75 मीटर्स होगा, वोएज टच करेगा कम से कम 2 इंडियन सी पोर्ट्स को, या फिर सेम सी पोर्ट को कम से कम 2 बार, ठीक है। शिप मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर पैसेंजर, कार्गो नहीं होगा, सिर्फ पैसेंजर्स का होगा। शिप मस्ट ऑपरेट एज पर गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड शिपिंग, ठीक है, या तो इससे करेगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से या फिर शिपिंग से, इन दोनों में से किसी की गाइडलाइंस के नीचे ऑपरेट करता होगा। तो बेसिकली ये कंडीशंस अगर कोई नॉन रेजिडेंट क्रूज ऑपरेटर फॉलो करता है तो फिर वो 44BBB(C) में यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेनिफिट ले सकता है। ये मिसिंग था, अभी तक डाला नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन को तो इंसर्ट कर दिया था, बट ये रूल्स नहीं डाले गए थे। तो ये रूल वाया दिस नोटिफिकेशन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसमें यही चीजें हैं, 2 फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पे जो दूसरे वाला है सेक्शन 285 बेसिकली, इसके अंदर हमें नोटिफिकेशन दिखने को मिल रही है। ये भी कुछ बड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। बेसिकली जो भी लाइसेंस ऑफिस हैं नॉन रेजिडेंट्स के भारत में, उनको एक टाइम लिमिट दी गई थी फॉर स्टेटमेंट फाइलिंग। तो वो टाइम लिमिट ना बड़ी एम्बिग्यूटिली प्रेजेंटेड थी, मीन्स उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया था। ठीक है, तो अब सिर्फ उसी को क्लैरिफाई किया गया है वाया दिस नोटिफिकेशन। सो जो न्यू टाइम लिमिट दी गई है, इसे अमेंड किया गया है विद इन दिस रूल 114 DA, जिसको अब 8 मंथ्स कर दिया गया फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इससे पहले ये क्लैरिफाइड नहीं था। तो सेक्शन 285 कहता था फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय नॉन रेजिडेंट लाइसेंस ऑफिसर इन इंडिया, ऑफिस इन इंडिया बाय फॉर्म 49C। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ये रूल्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे। अब इस नोटिफिकेशन से सिर्फ और सिर्फ इस टाइम लिमिट को डिफाइन किया गया है, 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नॉन रेजिडेंट हैविंग लाइसेंस ऑफिस इन इंडिया विद RBI अप्रूवल, जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर के साथ इसे फाइल करना होगा, ये फॉर्म 49C। और डिटेल टू बी प्रोवाइडेड एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द लाइसेंस ऑफिसर इन द ईयर। ठीक है, तो इसमें जो मेन फैक्टर है दैट इज 49C जो फॉर्म है, इसमें जो स्टेटमेंट उसे फाइल करनी है 8 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसमें से पूरा अपनी एक्टिविटीज का ब्यौरा देना है कि उसने क्या क्या किया है, कहाँ पे करना होगा, द जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर। ये सारी की सारी चीज़ें ना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ये भी था, ये भी था, ये भी था। ठीक है, ये भी था, ये भी था। सिर्फ और सिर्फ क्या था कि ये 49C की टाइम लिमिट नहीं दी गई थी कि कब तक इसे ये फाइल करना होगा। तो ये टाइम लिमिट बस यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन से बताया है। तो इसमें आपको याद रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, ऊपर वाले में आपको रूल 6GB ये इंट्रोड्यूस हुआ है विद दिस नोटिफिकेशन, ये याद रखना। और इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो क्या है, ये तो ये चीज़ें आपको दोनों याद रखनी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट एक्सपेक्ट पे। चलिए, आप लोगों का लास्ट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सी 2 नोटिफिकेशंस हैं, ज़्यादा कुछ इसमें सीखने वाली चीज़ें नहीं हैं। सो बेसिकली 92CB जो सेक्शन है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग को लेकर के है। बड़ा क्लियरली बोलता है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केसेस में अगर एसएससी कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स में रहता है तो डिपार्टमेंट उस डिक्लेयर्ड इनकम या प्राइस को मान लेता है, यानी नो फर्दर एडजस्टमेंट या लिटिगेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 2020 में 92CB के अंदर 911 को इंक्लूड कर लेते हैं। 911 क्या था, इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, सो उसके अंदर उसे इंक्लूड तो कर लिया था, लेकिन उससे रिलेटेड रूल स्पेसिफाई नहीं किए थे कि कैसे फॉलो कराया जाएगा आर्म लेंथ प्राइस को। ठीक है, सो अब बेसिकली ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो है ये बता रहा है सेफ हार्बर रूल एज इट इज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। अब इस सिनेरियो में होता क्या था, सेफ हार्बर यूज़ होंगे कि नहीं होंगे उस टाइम पे ये क्लियर नहीं किया, किस तरीके से यूज़ होंगे कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया, क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी वो सब नहीं बताया गया। तो अब ये नोटिफिकेशन बेसिकली उन सब चीज़ों की ही क्लैरिटी करने के लिए आया है। इसके अंदर जो रूल इंसर्ट हुए हैं ना वो 10TI 10TIA 10TIB 10TIC ये है। तो यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका एप्लीकेशन क्या का स्कोप क्या है, इससे रिलेटेड ही अप्लाई करेंगे, है ना, पीजीपी से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंप्लीफाई करना ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर नॉन रेजिडेंट हैविंग बिजनेस कनेक्शन या फिर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया एंड रिड्यूस देयर लिटिगेशन। ठीक है, अब ये सारे के सारे एक एक करके समझ लो। राइट, सबसे पहले 10TI ये डिफाइन कर रहा है, डेफिनेशन दे रहा है कि एलिजिबल एसएससी कौन होगा, कोई भी फॉरेन कंपनी जो एंगेज्ड है डायमंड की माइनिंग में, वो ऑप्ट कर सकती है सेफ हार्बर रूल अंडर दिस। ठीक है, उसका बिजनेस क्या होगा, वो डायमंड माइनिंग में तो है, उसका बिजनेस क्या होना चाहिए, सेल ऑफ रॉ डायमंड्स इन अ नोटिफाइड स्पेशल जोन NSA। ठीक है, एज पर एक्सप्लेनेशन दिस, मतलब कि रॉ डायमंड्स का ही बिजनेस उसी को बेचती हो, अगर वो उसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रोसेसिंग कर रही है तो क्या इसमें फॉल करेगा, नहीं, फिर नहीं जा सकता वो सेफ हार्बर रूल्स के लिए। ठीक है, लेकिन ये होना भी कहाँ चाहिए, नोटिफाइड स्पेशल जोन में। ठीक है, ग्रॉस रिसीट्स क्या होंगी, इंक्लूड करेंगी बोथ अमाउंट्स रिसीव्ड एंड रिसीवेबल ऑन दी सेल ऑफ रॉ डायमंड्स। मिल गई, मतलब कि हमें यहाँ पे एक एक्रूअल बेसिस के ऊपर चलना है। रॉ डायमंड्स का यहाँ मतलब क्या होगा, अनकट, अनपॉलिश्ड, अनवर्कड, नॉन कॉन्फ्लिक्ट diamonds and accompanied by Kimberley certificate. This is the certificate they have to get.
ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, इस चीज़ का प्रूफ हो जाएगा कि भाई इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है। सो हम ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे इफ़ दे आर एकम्पनीड विद द किम्बर्ली सर्टिफिकेट्स। ठीक है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर इन विच सेफ हार्बर ऑप्शन इज एक्साइज। जब भी वो कहेगा मुझे सेफ हार्बर अप्लाई करना है तो वही प्रीवियस ईयर हम रेलिवेंट एस प्रीवियस ईयर मानेंगे, और उसी से रिलेटेड हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे कि वो एसएससी कौन है, जो फॉरेन कंपनी है, क्या काम करती है, डायमंड की माइनिंग करती है, बेच क्या रही है, रॉ डायमंड बेच रही है, कहाँ है, नेशनल। और अगर हमें ग्रॉस रिसीट्स की बात करनी है तो ग्रॉस रिसीट हम किस बेसिस पे देख रहे होंगे, एक्रूवल के बेसिस पे। और जब हमें रॉ डायमंड्स को कंफर्म करना है तो किम्बर्ली का जो सर्टिफिकेट है दैट वुड बी इनफ टू वेरीफाई दैट। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब ये होगा सेफ हार्बर ऑप्शन को आपने जिस प्रीवियस ईयर में ही ऑप्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू मेरे माइक के साथ हो गया जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना। सेफ हार्बर की जो कंडीशंस हैं उसमें डिक्लेयर्ड इनकम विल बी एक्सेप्टेड इफ़ क्राइटेरिया इन सब रूल 2 मेट एंड नॉट इनवैलिडेटेड अंडर दिस सेक्शन। तो अगर इनकम आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो 4% या उससे ज़्यादा है ऑफ द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस, देन इट्स फाइन। अगर उसको हम वैलिड करते हैं तो उसकी वैलिडिटी के बाद आपको किसी भी तरीके का सेक्शन 30 से 38 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जैसी कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो मान लिए जाते हैं कि दे दिया है ऑलरेडी, इतना बड़ा बेनिफिट हमें फॉरवर्ड कर देते हैं पीजीबीपी में। तो सेक्शन 30 से 38 के सारे एक्सपेंसेस मान लिए जाएंगे। ठीक इसी तरीके से डेप्रीशिएशन भी मान लिया जाएगा कि आप क्लेम कर चुके हैं, WDV एडजस्टेड वैल्यूज़ आप लोगों की एसेट की दिखाई देगी। सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या डेप्रीशिएशन अंडर 32(2) आपको नहीं दिया जा सकता। इंट्रा हेड या इंटर हेड सेट ऑफ्स अंडर सेक्शन 70, 71 ये भी अवेलेबल नहीं होगा। और सेक्शन 92D एंड 92E अप्लाई करेंगे ऐसे जैसे कि इंटरनेशनल टैक्सेशन की ही यहाँ बात हो रही है। तो ये कंडीशंस हैं, अगर आप सेफ़ हार्बर को ऑप्ट करते हो तो ये सारी की सारी कंडीशंस फॉलो होंगी, और इसे फॉलो करते हुए आपके जो भी ग्रॉस रिसीट्स होंगे उनके 4% को ही आपकी इनकम माना जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स फॉर ऑप्टिंग प्लस इनवैलिडेशन। तो एसएससी को यहाँ फाइल करना होगा फॉर्म 3CEFC बिफोर फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139 फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो आप अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 3CEFC को फाइल करेंगे। इफ़ नॉट ऑप्टेड इनकम विल बी डिटरमाइंड अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। तो हम इनकम नॉर्मल ही जैसे प्रोविजंस में आप लोगों की कंप्यूट होती है वैसे ही कंप्यूट की जाएगी। इस सब के बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर जो है वो इनवैलिडेट कर सकता है आपके ऑप्शन को। आफ्टर हियरिंग ऑफ कोर्स आपको मौका दिया जाएगा कि आपके कुछ कहना है तो बताइए। इनके दो रीज़न हो सकते हैं, इनकरेक्ट फैक्ट्स अगर आपने कुछ फर्निश किए हैं या आपने किसी तरीके के फैक्ट्स को कंसील किया है। तो इशू करेगा असेसिंग ऑफिसर रिटन ऑर्डर जिसमें डिक्लेयर करेगा आपकी इनवैलिडिटी एंड सर्व करेगा आपको। ठीक है, तो इसे अगर आपको सेफ़ रहना है तो आपको फॉर्म 3CEFC जो है 139 से पहले फ़ाइल करना होगा। इसमें एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट कि आपको म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर जिसको हम मैप बोलते हैं, तो सेफ़ हार्बर ऑप्शन एक्साइज अगर आप करते हैं और वो वैलिड है तो आप यहाँ पे मैप को इन्वोक नहीं कर सकते। DTA अगर कंट्री है, से इट बी कि यू आर इन अ कंट्री जहाँ से भारत का DTA भी है, तो उस केस में आप दोनों बेनिफिट्स को एक साथ नहीं ले सकते। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेफ़ हार्बर रूल्स। ठीक है, जिसके अंदर कि हमने इन चारों रूल्स को 1 on 1 सारा किया है। पहला डेफिनेशन की बात करता है, दूसरा कंडीशंस की बात करता है, तीसरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात करता है, और फोर्थ कहता है कि आपको मैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे सेफ़ हार्बर रूल्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए हों। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्पेसिफिकली जो ये बात कर रहा है नोटिफिकेशन, ये डायमंड रिलेटेड ही माइनिंग, जो डायमंड माइनिंग के काम कर रहे हैं सिर्फ उन फॉरेन कंपनीज़ की ही यहाँ बात हो रही है। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सक्लूजन फ्रॉम सेक्शन 94B। तो बेसिकली कुछ कंडीशंस और
एक्टिविटीज़ हैं जिनको नोटिफाई किया है फाइनेंस कंपनीज़ के लिए जो क्वालिफाई करेंगी फ्रॉम द एक्सक्लूजन फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन 94B। उसके लिए ये समझना ज़रूरी है 94B था क्या, ठीक है। तो आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। थिन कैपिटलाइजेशन रूल, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या कहती थी कि 94B रिस्ट्रिक्ट करेगा डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर बोरोवर इंडियन कंपनी है या पी और फॉरेन कंपनी है, लोन लेती है किसी एसोसिएट एंटरप्राइज से, डायरेक्टली ले सकती है, वाया गारंटी ले सकती है, और इंटरेस्ट अगर उसका एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा है तो उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली कहानी थी 94B की। तो इसमें जो मेन पर्पस था वो कर्ब करना था थिन कैपिटलाइजेशन को, जो शिफ्टिंग हो रही थी प्रॉफिट्स की वाया हाई डेट फ्रॉम द फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइजेस, तो उसको कर्ब करने के लिए बेसिकली 94B को एक्शन में लाया गया था। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन की, तो इसमें 94B से कुछ फाइनेंस कंपनीज़ को एक्सक्लूजन दे दिया गया है। वो फाइनेंस कंपनीज़ कौन सी हैं? जो IFSC में हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली रूल 21 ACA जो यहाँ पे है पिक्चर में, उसको देखना है। ये नया रूल इंसर्ट हुआ है। सो यहाँ पे 94B में रिस्ट्रिक्शन है और इंसर्ट इंटरेस्ट डिडक्शन फ्रॉम डेट फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइजेस, किसको? इंडियन कंपनीज, PE और फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। एक्सक्लूजन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फाइनेंस कंपनी लोकेटेड इन IFSCs, उसमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस और प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज़ होंगी। अब ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज थी, गैप था लॉ में, क्लियरफाइड नहीं थी कि कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी कंडीशंस। सो इसके लिए रूल इंसर्ट किए गए हैं 21 ACA, ठीक है, जिसमें हमको ये दोनों ही चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस कंपनी की डेफिनेशन भी क्लियर नहीं थी कि फाइनेंस कंपनी मींस क्या, इसकी टर्म को डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक क्लैरिफिकेशन मिसिंग थी कि करेंसी का क्लॉज, इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा बाय सच फाइनेंस कंपनीज टू NR लेंडर्स, ये कौन सी करेंसी में होगा, इसका कोई मैंडेट नहीं था। तो यहाँ पे फाइनेंस कंपनीज़ को डिफाइन किया गया है वो कंपनीज जो डू नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स फ्रॉम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एंड इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज एन बैंकिंग यूनिट अंडर IFSC अथॉरिटीज़। जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं अंडर रूल 21 ACA वो हैं लेंडिंग, चाहे इनमें से कोई भी फॉर्मेट हो, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग ऑफ रिसीवेबल्स एंड ग्लोबल या रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी सेंटर फंक्शंस, जिसमें कि बोरोइंग आ सकती है, हेजिंग आ सकती है, इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट आ सकता है, स्ट्रक्चर क्रेडिट, इंट्रा ग्रुप फाइनेंसिंग या कुछ भी। और इंटरेस्ट को लेके जो एक कंडीशन क्लियर नहीं थी, उस कंडीशन को भी यहाँ क्लियर किया गया है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है इट मस्ट बी पेड इन अ फॉरेन करेंसी ऑन डेट इशूड बाय अ नॉन रेजिडेंट लैंडर्स। सो आई होप विद दिस आप लोगों का जो पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स हैं बाय द इंस्टीट्यूट, ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ कोई भी इशू आप फेस नहीं करेंगे अगर आपने ये वीडियो पूरा सुना है। एंड आई होप कि इसने आपको काफ़ी हेल्प की हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।